जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं साउंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपको पहले भी बता चुका है, फिजिक्स के अंतर्गत सरफेस टेंशन का क्लास लिया, लीवर वगैरह का क्लास लिया। जो सब नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 1 बाय 1 करके पढ़ते चले जाएं। क्योंकि जो मैं दे रहा हूं ये एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेशन है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इन सारी चीजों की चर्चा आज हम साउंड के अंतर्गत करेंगे। साउंड चैप्टर में ये जानना है कि साउंड में यानी ध्वनि, यह चैप्टर जो है फिजिक्स का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। साउंड के अंतर्गत यानी आज जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले तो साउंड का ब्रीफ पढ़ेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री। उसके बाद फिर साउंड का हम वर्गीकरण देखेंगे। साउंड के वर्गीकरण देखने के बाद हम यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव देखेंगे, प्राश्रव्य तरंगों का किसमें हम यूज करते हैं वह देखेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य ध्वनि स्रोत जो कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रमाणित दिया गया है कि इतना से इतना ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक है, इतना स्वास्थ्यवर्धक है, इतना जो है नकारात्मक है, नहीं। तो इन सब चीजों की भी चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे। साउंड का 3 पार्ट होगा, 3 से 4 पार्ट। तो इस सारे पार्ट में साउंड की पूरी बेसिक फीचर हम क्लियर कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आप उससे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए बातें करते हैं आज के क्लास में साउंड का, यानी ध्वनि क्या है, इसको जानना है। देखिए ध्वनि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो कैसे सुन रहे हैं, इसका सुनने का वजह क्या है। मीडियम मतलब माध्यम। जैसे मीडिएटर का नाम सुने होंगे आप। जैसे दो परिवार को मिलाने के लिए किसी एक मीडिएटर काम करता है, उसी तरह से मैं बोल रहा हूं और आप तक ध्वनि जाने के लिए एक मीडिएटर वर्क कर रहा है बीच में, जिसका नाम है एयर। नहीं तो ध्वनि सुनने के लिए माध्यम होनी चाहिए। माध्यम का बहुत ही जरूरी है, तभी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। नहीं, इसकी उत्पत्ति क्या करता है, किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से होती है। जैसे ये दो वस्तु है, ये टकरा दिए, टकराने से क्या हुआ, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। नहीं, किसी न किसी वस्तु के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है ध्वनि। क्लियर है? और क्या करती है वह ध्वनि, हमारे कान की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे हम सुन पाते हैं। अब बात आती है कि बोल यहां रहा हूं, टकरा यहां रहा है वस्तु, आपको आवाज जा रही है, वो कैसे संभव है। तो बीच में कौन कार्य करता है, मीडियम। जैसे ये देखिए, मान लिया जाए ये कोई ध्वनि स्रोत है, इससे जो है ध्वनि निकल रहा है, ठीक ना। इससे ध्वनि निकल रहा है और इसमें क्या है, एयर है। ये एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम है। और एक बालक है यहां पर, एक बालक है यहां पर, है ना। मान लीजिए कि एक बालक है यहां पर, ठीक है। अब ये बालक क्या कर रहा है, यहां से ध्वनि प्रोड्यूस किया जा रहा है, उत्पन्न कर दिया जा रहा है ना। और ये सुन पा रहा है आसानी से, ये आसानी से सुन पा रहा है। सुनने का वजह क्या है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न किया गया। और क्या हुआ कि इस हवा के जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ, वाइब्रेट हुआ। इसमें वाइब्रेट हुआ, ये इसको वाइब्रेट करके फिर अपने स्थान पे आ गया, ये इसको वाइब्रेट करके फिर अपने स्थान पे, ये इसको वाइब्रेट करके फिर अपने स्थान पे। कहने का मतलब है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं, दोलनी गति जो होता है, ये माध्यमान स्थिति के इधर उधर।
वही कर रहा है। अब ये इसको वाइब्रेट किया अपने स्थान पर, ये इसको वाइब्रेट किया अपने स्थान पर, इस तरह से करते करते इसके कान तक ध्वनि पहुंच गया और यह व्यक्ति ध्वनि को आसानी से सुन पाया। नहीं, ये साउंड हो गया, यहां से साउंड उत्पन्न किया जा रहा है और यहाँ पर एक लड़का है जो ध्वनि को क्या कर रहा है, सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूं तो इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द हवा के पार्टिकल्स हैं, हवा के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुआ और जब वह उसमें वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होते होते आपके कान तक गया और आपने उसको क्या किया, सुन लिया। समझ लिए? ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया कहलाती है। नहीं, ध्वनि का संचरण मतलब क्या, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है, ध्वनि का संचरण कहलाता है। ध्वनि का संचरण हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ध्वनि का जो संचरण है ये 3 बातों पर जो है डिपेंड करता है, 3 बातों पर। यानी ध्वनि का संचरण तभी संभव है जब पहली बात क्या हो, मीडियम हो। मीडियम यानी माध्यम हो, नहीं माध्यम हो, चाहे डेंसर माध्यम हो या फिर रेयर हो, यानी सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि मीडियम होना चाहिए। निर्वात में यानी वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, संभव नहीं है। बात समझ रहे ना? ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि का संचरण होने के लिए 3 बातों की जरूरत है। जैसे पहला नंबर क्या, कि माध्यम होना चाहिए, माध्यम का होना। साथ ही साथ ध्वनि संचरण में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। ध्वनि संचरण में एकदम ध्यान से देखिएगा, सब समझना है अच्छे से। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपना स्थान नहीं छोड़ते। नहीं, तब करते क्या है, ध्वनि संचरण में माध्यम के जो कण हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते, वरन करते क्या है, वे माध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। माध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति, SHM याद कीजिए। सरल आवर्त गति का ये माध्यमान स्थिति से इधर, ये इधर पता था, इस तरह से। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, ये जैसे एयर का पार्टिकल्स है, एयर का पार्टिकल्स क्या किया, इसको वाइब्रेट किया और यहां आ गया। नहीं, ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया, यहां आ गया। ये जो यहां पर जो पार्टिकल्स था इसको वाइब्रेट किया, फिर यहां आ गया। मतलब इधर उधर ये ऐसे ऐसे ये जो गति है। नहीं, तो वही कह रहा है कि ये क्या करते हैं, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। जैसे देखिए, आप जब मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाऊंगा तो उसमें देखिएगा, उसमें क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इसको जब हीट करते हैं तो ये खुद से ये पार्टिकल्स यहां आ जाते हैं, यानी अपना स्थान छोड़ते हैं। मैं यहां कह रहा हूं कि ये ध्वनि संचरण में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, परंतु करते क्या हैं, ये माध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। क्वेश्चन बहुत भयानक बनेगा यहां पर, इसीलिए याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, माध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। साथ ही साथ तीसरी बात क्या होती है, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। तीसरा मैटर क्या है, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। याद रखिएगा, ध्वनि जो है माध्यम में तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। कहने का मतलब है वेव, साउंड क्या है, एक वेव है, वेव के रूप में गमन करती है, चलती है वेव के रूप में। आप पढ़े होंगे कि ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। नहीं, अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि, समझ रहे हैं? जो कि गैसों में जो ध्वनि का संचरण होता है। देखिए, माध्यम क्या हो सकता है,
माध्यम क्या हो सकता है, सोचिए। या तो गैस हो सकता है, या क्या हो सकता है, ठोस या द्रव्य हो सकता है। नहीं, इन्हीं में से ना कुछ हो सकता है, ठोस या द्रव्य, इन्हीं में से कुछ माध्यम हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि गैस में जो ध्वनि का संचरण होता है वह केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। गैस में ध्वनि का संचरण अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होती है। क्लियर? गैसों में जो ध्वनि का संचरण होगा किस रूप में होगा, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। और ठोस या द्रव में जो ध्वनि का संचरण होगा वह अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार का होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों प्रकार का होगा। क्लियर है? यहां पर अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार का होता है ना, दोनों प्रकार से। क्लियर है? कहने का मतलब है कि गैस में जो ध्वनि का संचरण होता है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, ठोस या द्रव में जो ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, यानी दोनों रूपों में हो सकता है। बात समझ रहे ना? समझते चलिए चीजों को। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इससे आता है और आएगा भी। अब हम बात करते हैं कि ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण, मतलब ध्वनि तरंग को अलग कर दिया गया, बांट दिया गया अलग अलग पार्ट में, है ना। ध्वनि तरंगों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तरंगों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो है वो हम बात करते हैं अपसरभ्य तरंग का, यानी इंफ्रासोनिक वेव। अपसरभ्य तरंग, अपसरभ्य तरंग, है ना, इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। देखिए अब अपसरभ्य तरंग क्या होता है, इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है। इंफ्रासोनिक वेव उसे कहेंगे जिन अनुदैर्घ्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी। कितना होगी? 20 हर्ट्ज से कम होगी। कितनी होगी? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी उसे हम अपसरभ्य तरंग कहेंगे, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव कहेंगे। क्लियर है? ये क्या होती है, इंफ्रासोनिक वेव का जो ऊर्जा है वह कम ऊर्जा ग्रहण करती है। इंफ्रासोनिक वेव कम ऊर्जा ग्रहण करती है, इसका एक प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा। पहला नंबर जान गए, 20 हर्ट्ज से कम होगी। दूसरा नंबर इतना जानिए, 20 हर्ट्ज से कम हो गया पहला। दूसरी बात ये कम ऊर्जा ग्रहण करेगी, ये कम ऊर्जा ग्रहण करती है, कम ऊर्जा ग्रहण करती है। ठीक है, ये जो है कम ऊर्जा ग्रहण करती है। जैसे ये भी कह सकते हैं इसको, या इसे बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों के कंपन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि अपसरभ्य तरंग उत्पन्न करना है तो किससे उत्पन्न करेंगे, तो बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों के कंपन द्वारा, बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों के कंपन द्वारा, ध्वनि स्रोतों के कंपन द्वारा, बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों के कंपन द्वारा। जैसे जैसे आप ये कहिए, क्या कहते हैं, ये भूकंप, भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न जो तरंग होती है, नहीं, भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से जो उत्पन्न तरंगें होती है, जैसे आप ये कह सकते हैं ये वोल्केनो, ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंगे, या आप ये कह सकते हैं उल्का पिंडों से उत्पन्न तरंगे। नहीं, तो याद रखिएगा बड़े आकार के ध्वनि तरंगों से उत्पन्न तरंगे क्या होती है, अपसरभ्य तरंगे होती है। 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे अपसरभ्य तरंगे होती है। अपसरभ्य तरंगे कम ऊर्जा ग्रहण करती है। क्लियर है? साथ ही साथ ये हो गया क्या, जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंग किसका भाई, अपसरभ्य तरंग को उत्पन्न होगा, ज्वालामुखी से उत्पन्न होगा। भूस्खलन से, भूस्खलन से उत्पन्न तरंग, या फिर ये कह सकते हैं भूकंप, नहीं तो भूकंप द्वारा जो पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंग होता है, पृथ्वी के
कंपन से उत्पन्न तरंग, ये सारा के सारा क्या हो जाएगा, अपसरब तरंग होगा। अपसरब तरंग को मानव नहीं सुन सकते, याद रखिएगा, अपसरब तरंग को मानव नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। ये मानव के लिए नहीं है, ये मानव नहीं सुन सकते। तो सुनते कौन है, हाथी, याद रखिएगा, है ना, हाथी सुन सकते हैं अपसरब तरंगों को। पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अपसरब तरंगे मानव के लिए उपयुक्त नहीं होती, मानव नहीं सुन सकते। सुनते कौन है, हाथी इसे आराम से सुन सकते हैं। समझ रहे हैं ना, अपसरब तरंगों को हाथी सुन सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चीजों को आप समझे। चलिए आगे है कुछ दूसरा नंबर। देखिए वर्गीकरण जो किया गया है ध्वनि का, सबसे पहला हमने अपसरब तरंग पढ़ा, अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग मतलब सोनिक वेव, सोनिक वेव, या फिर ये कहिए ऑडिबल वेव, कहिए ऑडिबल वेव नहीं। श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली तरंग होती है। श्रव्य तरंग क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच वाली तरंग श्रव्य तरंग होती है। इसे मानव आसानी से सुन सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, मानव सुन सकते हैं। क्यों, क्यों भाई, ये तो ऑडिबल है, यानी श्रव्य ही है तो है, ये सुनने के लिए ही तो तरंग है। नहीं, जैसे श्रव्य तरंग कौन उत्पन्न करेगा, जैसे मनुष्य, जैसे जानवर, नहीं, जैसे कोई सारंगी वगैरह का ध्वनि कहिए, बांसुरी का ध्वनि कहिए, ढोल कहीं बजता है तो उसकी ध्वनि, तो उससे जो उत्पन्न ध्वनि होगा वह श्रव्य तरंग होगी, श्रव्य ध्वनि होगी, जिसे मानव आसानी से सुन सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, श्रव्य तरंग कहलाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो चलिए पराश्रव्य तरंग देखते हैं। नेक्स्ट पराश्रव्य तरंग क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या है। अल्ट्रासोनिक वेव वे होते हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, है ना। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो वेव्स होते हैं वो क्या कहलाती हैं, पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। पराश्रव्य तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वह अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य कम होता है, याद रखिएगा। पराश्रव्य तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, वो होती है अधिक। क्लियर है। और जबकि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ उसका तरंग दैर्घ्य होता है कम। याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंग वे कहलाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, वो पराश्रव्य तरंग होती है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है। और अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है अधिक, लेकिन वेवलेंथ होता है कम। तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे कि ये पराश्रव्य तरंग है। पराश्रव्य तरंग कौन सुन सकता है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। जैसे बंदर, डॉल्फिन का नाम सुना होगा आपने, नहीं, चमगादड़ का नाम सुना होगा, कुत्ता का नाम सुने होंगे। देखिए चमगादड़ हो गया, चमगादड़, डॉल्फिन, है ना, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, मतलब ये लोग सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे कौन सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं, डॉल्फिन सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकते हैं, कुत्ता सुन सकते हैं, बंदर सुन सकते हैं, एटसेट्रा करते हैं। नहीं, ये लोग सुन सकते हैं। जैसे कुत्ता लगभग 50,000 तरंग, कुत्ता लगभग 50,000 हर्ट्ज की तरंगों को सुन सकते हैं। नहीं, बिल्ली लगभग 1 लाख, ये क्या कहते हैं, शायद 1 लाख या कुछ ऐसे है। चमगादड़ का याद, चलो चमगादड़ लगभग 1 लाख हर्ट्ज की तरंगों को सुन सकते हैं।
कुत्ता लगभग 50,000 हर्ट्ज की तरंगों को सुन सकते हैं, चमगादड़ लगभग 1 लाख हर्ट्ज की तरंगों को सुन सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि प्राशब्द तरंगों को कौन सुन सकते हैं? चमगादड़, डॉल्फिन, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ये लोग इसको सुन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये तरंगें पढ़े होंगे आपने गाल्टन की सीटी द्वारा। इसे गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया गया था, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा। नहीं, क्वार्टज के क्रिस्टल से कंपन कराया गया था, क्वार्टज के क्रिस्टल से कंपन करा करके पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इसे उत्पन्न किया गया था। साथ ही साथ प्राशब्द तरंगों को उत्पन्न किया गया था गाल्टन की सीटी द्वारा। किसके द्वारा? गाल्टन की सीटी द्वारा। नहीं, इसे उत्पन्न किया जा सकता है कुछ पदार्थ जैसे क्वार्टज व जिंक के ऑक्साइड के क्रिस्टल पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या किया गया? आरोपित कराया गया था। तो उससे कंपन से जो उत्पन्न तरंगें हुई थी वो क्या थी? प्राशब्द तरंगें थी। बात समझ रहे हैं ना? प्राशब्द तरंगें थी। क्वार्टज हो गया, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया था। नहीं, यदि उससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिंक ऑक्साइड के क्वार्टज क्रिस्टल पर यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाए तो उससे जो उत्पन्न होगा तरंगें वो क्या कहलाएगी? प्राशब्द तरंगें कहलाएगी। समझ रहे ना? प्राशब्द तरंगें अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। नहीं, ये प्राशब्द तरंगें क्या करती है? अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। अभी तुरंत हमने आपको बताया अपशब्द तरंगें कम ऊर्जा ग्रहण करती है, लेकिन प्राशब्द तरंगें क्या करती है? अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है, याद रखिएगा, अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। प्राशब्द तरंगें अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स एनर्जी ज्यादा ग्रहण करती है। क्लियर है? बात करते हैं कि जो प्राशब्द तरंग है, अल्ट्रासोनिक तरंग है, इनकी तरंग धैर्य, देखिए इसकी तरंग धैर्य वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होती है। इसका वजह क्या है? माध्यम में यह अधिक दूरी तक जाती है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि ये क्या होगी कि माध्यम में अधिक दूरी तक जाती है। कि क्यों भाई जाती है? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी अधिक है। क्लियर है? वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसलिए ये कहां तक जाती है? अधिक दूरी तक जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ कि अल्ट्रासोनिक का यूज किया जाता है, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, है ना? यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। सबसे पहले तो ये जानिए संकेत भेजने में इसका यूज किया जाता है। संकेत भेजने में नहीं, साथ ही साथ समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ दूध में जो हानिकारक बैक्टीरिया है, हानिकारक जीवाणु है, उसे नष्ट करने में, दूध की हानिकारक यानी हार्मफुल बैक्टीरिया को, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, नहीं, दूध में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में। साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है जल के भीतर डूबी पनडुब्बी का पता लगाने में, जल के भीतर डूबी पनडुब्बी, है ना, का पता लगाने में। नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। सोनार नेविगेशन का नाम सुने होंगे, सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसी की सहायता से पता किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करके संकेत भेजने में यूज कर लिया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। समुद्र की गहराई मापने में, दूध की जो है, दूध में जो उपस्थित होता है, दूध की हानिकारक जीवाणु जो होता है उसे नष्ट करने में, जल के भीतर डूबी पनडुब्बी का पता लगाने में, इस सब में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ हम ऐसे सोर्स देखेंगे और साथ ही साथ उसका रेंज देखेंगे, कितना से कितना डेसिबल तक माना गया है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा
प्रमाणित किया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम उसे अब देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ ध्वनि स्रोत है और इसकी तीव्रता एग्जाम में पूछा जाता है। ध्वनि का माप हम डेसिबल में करते हैं। जैसे साधारण बातचीत की ध्वनि पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 30 से 40 डेसिबल की जो ध्वनि है वह साधारण बातचीत की ध्वनि होती है। तेज बातचीत होती है 50 से 60 डेसिबल। याद रखिएगा, 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि तेज बातचीत होता है। तेज संगीत या शोर की ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक होता है ना। 80 डेसिबल से मोर होता है, इससे अधिक होता है ये तेज संगीत या फिर कहिए शोर की ध्वनि, है ना। पत्तों की सरसराहट, ये हल्की ध्वनि होती है। 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि पत्तों की सरसराहट की ध्वनि होती है, समझे ना। और पुलिस सायरन की ध्वनि, जैसे सायरन, जैसे पुलिस और एम्बुलेंस में जो सायरन लगा होता है उसकी ध्वनि होती है 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि। 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि ये सायरन होता है। पुलिस और एम्बुलेंस की जो गाड़ी में सायरन लगा होता है उसकी ध्वनि होती है। जेट विमान की ध्वनि ज्यादा होता है, 140 से 150 डेसिबल। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। जेट विमान की ध्वनि 140 से 150 डेसिबल के रेंज में होता है। औद्योगिक संयंत्र यानी कारखाना, है ना, औद्योगिक संयंत्र यानी कारखाना की जो ध्वनि होती है 100 से 120 डेसिबल तक का ध्वनि होता है। बात समझे। कुछ WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आप जानते भी होंगे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, नहीं 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अनुसार जो 45 डेसिबल की ध्वनि है वह मनुष्य के लिए जो है, मानव के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त होता है। याद रखिएगा, 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त होता है, मानव के लिए उपयुक्त होता है। याद रखिएगा, 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त ध्वनि होती है। साथ ही साथ WHO का निर्धारित है, यदि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि है, मोड़ है, यह क्या है, शोर को सूचित करता है। ये शोर वाली ध्वनि है, शोर की ध्वनि है। किसके अनुसार भाई, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, WHO के अनुसार ऐसा जो है कहा गया है, समझे। अब 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है वह क्या होता है, मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देता है। 75 डेसिबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव देता है, यानी हानिकारक प्रभाव है, उसको हानि करेगा, नकारात्मक होता है, समझे। तो तीनों बात याद रखिएगा। ये WHO के अनुसार प्रमाणित किया गया है। 45 डेसिबल होगा तो मानव के लिए उपयुक्त है, 80 डेसिबल है तो शोर की ध्वनि कहलाएगा, नॉइज वाला कहलाएगा। 75 डेसिबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव देता है, यानी मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, 75 डेसिबल की ध्वनि जो है हानिकारक है। बात समझे। तो आज का ये साउंड का पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, कि साउंड की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ क्या क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।